हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त कुलदीप शर्मा कुलधरा के ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज की ये क्लास मैं लेकर आया हूँ ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी करने वाले मेरे उन दोस्तों के लिए जो अब अंतिम समय के दौरान जो महीना भर आपके पास बचा हुआ है, उस समय के दौरान राजस्थान जीके की किस प्रकार बेहतर तैयारी हम कर सकते हैं। यानी कि पूरा एक एक टॉपिक न पढ़कर अगर उन परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर ही चर्चा की जाए कि साहब विगत भर्ती परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे जाने का जो पैटर्न है वो वर्तमान में इस प्रकार का है, तो अगर सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करें, सीधा सीधा मैं कहूँ तो राजस्थान के इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में से उन प्रश्नों के बारे में, उन टॉपिक्स के बारे में अगर हम बात करें जिनमें से सर्वाधिक प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो एक तरीके से कम समय में केवल 20 क्लासेस के माध्यम से हमने ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए बहुत बढ़िया ये 20 क्लासेस का पैक तैयार किया है। और उसी क्रम में पहली क्लास लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि वर्तमान दौर में राजस्थान जीके के कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिनको ध्यान में रखकर हम कम समय में परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकते हैं। अंतिम समय में रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए, कहीं आप ये टॉपिक पढ़ना भूल तो नहीं गए, कहीं आप लोगों ने इन टॉपिकों के बारे में पढ़ना तो नहीं छोड़ दिया। तो ये वो राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लासेज होगी जो परीक्षा में आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएगी। अगर मेरे वो दोस्त जिन्होंने राजस्थान जीके कभी नहीं पढ़ी, तो वो अब इन 20 क्लासेस को पढ़कर राजस्थान जीके के जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकने वाले हैं उनकी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो उसी क्रम में आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और वो जो आज की क्लास हम शुरू करते हैं, वो जो आज की क्लास के बारे में हम चर्चा करना शुरू करते हैं, उनमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे आज, वो करेंगे राजस्थान जीके के उन टॉपिक्स के बारे में जिनको यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल कर रखा है। और इनमें से हर प्रकार के प्रश्न जो है वो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले करंट जीके से जोड़कर राजस्थान जीके के प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, या आपने पढ़ा हो कभी ढंग से, तो आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान की 10 ऐसी विषय वस्तु है। ध्यान से समझना, राजस्थान में 10 इस प्रकार की विषय वस्तु है या ऐसे स्थल है या ऐसी चीज़ें हैं जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत या विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। विश्व विरासत या विश्व धरोहर की सूची में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो राजस्थान की 10 ऐसी विषय वस्तु है जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में क्या कर रखा है? शामिल कर रखा है। सबसे पहले उन 10 विषय वस्तु से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि आप कोई सा भी एग्जाम दो राजस्थान का, इन 10 में से 100% आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। और जब मैं इनके बारे में बताऊंगा तो मैं साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न किस परीक्षा में किस प्रकार से पूछा गया है। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो की तैयारी करने वाले जो मेरे दोस्त हैं वो हमसे जुड़ जाइए। 20 क्लासें आपकी तैयारी में एक नई ऊर्जा का काम करेगी, आपकी तैयारी को दुगनी गति प्रदान करेगी और कम समय में राजस्थान जीके के वो बेहतरीन टॉपिक्स आप पढ़ पाओगे जिनमें से सर्वाधिक प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उसका आगाज हमने कर दिया है। और राजस्थान के 10 ऐसी विषय वस्तु है जिनको यूनेस्को ने विश्व विरासत या विश्व धरोहर की सूची में क्या कर रखा है? शामिल कर रखा है। अब कौन सी ऐसी विषय वस्तु है, कौन सी बातें हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो जिस इमारत को, जिस स्थल को पहली बार राजस्थान में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया,
वो सबसे पहली इमारत है केवलादेव अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? केवलादेव अभ्यारण्य। ध्यान रखना, जिस अभ्यारण्य को, जिस पक्षी विहार को पहली बार यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया, वो कौन सा अभ्यारण्य है? केवलादेव अभ्यारण्य। और ये केवलादेव जो गना पक्षी विहार है, गना पक्षी अभ्यारण्य है, ये स्थित है भरतपुर में। कहाँ स्थित है? ये भरतपुर में। और इसको यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया, वो शामिल किया गया 1985 में, 1985 में। ध्यान रखना, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में जो शामिल किया गया, वो कब किया गया? 1985 में। इसके बाद राजस्थान की जिस दूसरी इमारत को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया, वो दूसरी जो इमारत है, दूसरी जो विषय वस्तु है, वो है विद्वानों जंतर मंतर। ध्यान रखना, इतिहास की बात अगर करें तो जंतर मंतर है साहब जयपुर की वेधशाला का नाम, और ये जंतर मंतर स्थित है जयपुर में। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सवाई जयसिंह ने भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, और उन 5 वेधशालाओं में एक वेधशाला जयपुर में बनवाई, जिसे जंतर मंतर कहते हैं। और ये जंतर मंतर जो जयपुर की वेधशाला है, इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में जो शामिल किया गया, वो शामिल किया गया दोस्तों 2010 में। ध्यान रखना, इसको कब शामिल किया गया? 2010 में। ठीक है। इसके तुरंत बाद उसी समय 2010 में एक और इमारत थी जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया। एक और विषय वस्तु थी जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया, और वो वस्तु जो है तीसरे नंबर पर, वो वस्तु है कालबेलियाई नृत्य। ध्यान रखना, राजस्थान में जो कालबेलियाई नृत्य हैं, उससे कालबेलियाई नृत्य को भी सन 2010 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में क्या किया गया? शामिल। तो ये दोनों विषय वस्तु जो वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल हुई, ये कब हुई? 2010 में। इसके बाद बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात चौथे नंबर की, वेरी मोस्ट है, और 100% प्रश्न आता है इसमें से। आपने पढ़ा होगा कि जून 2013 में राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया। तो ध्यान रखना, चौथे नंबर पे राजस्थान के 6 दुर्ग आते हैं। राजस्थान के 6 दुर्ग आएंगे जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में क्या कर रखा है? शामिल कर रखा है। और वो कौन से 6 दुर्ग हैं? तो उन 6 दुर्गों को याद करने की लाइन जब भी मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ कि याद करना है चीकू, गाजर, आम। जिन 6 दुर्गों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल कर रखा है, उन 6 दुर्गों को याद करने की लाइन है चीकू, गाजर, आम। यानी कि 6 दुर्ग कौन से हो गए? तो देखिए, पहला हो गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग, दूसरा हो गया कुंभलगढ़ दुर्ग, तीसरा हो गया गागरोन दुर्ग, चौथा हो गया जैसलमेर दुर्ग, पांचवा हो गया रणथंभौर दुर्ग, और छठा हो गया आमेर दुर्ग। तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर, ये 6 दुर्ग वो दुर्ग है जिनको यूनेस्को ने जून 2013 में विश्व धरोहर की सूची में, विश्व विरासत की सूची में क्या किया है? शामिल किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद देखो 6 तो ये हो गए, 7, 8, 9 विषय वस्तु तो आ गई हमारे पास में। और इसके बाद सबसे करंट जो मुद्दा है, सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है, जिस मुद्दे के बारे में हम बात करेंगे, नंबर 5, और सबसे लेटेस्ट 100% प्रश्न आने की पूरी संभावना। और आपको पता होगा कि 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को ने जयपुर नगर को, जो परकोटे के अंदर जयपुर आता है, केवल उस जयपुर नगर को विश्व धरोहर की सूची में क्या किया? शामिल किया। तो ध्यान रखना, 5वें नंबर पे जो शामिल है वो है दोस्तों जयपुर नगर। और ये जयपुर नगर केवल वो नगर है जो किसके अंदर आता है? परकोटे के अंदर। ठीक है। और इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में जो शामिल किया, वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में जो शामिल किया, वो किया 6 जुलाई 2019 को। 6 जुलाई 2019 को शामिल किया। बात आ गई समझ में? तो ये राजस्थान की 10
ऐसी विषय वस्तु है जिनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर रखा है और 100% प्रश्न इन 6 इमारतों में से, इन 10 इमारतों में से, इन 5 विषय वस्तु में से पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना, राजस्थान के 10 ऐसे स्थल हैं, ऐसी बातें हैं, ऐसी विशेषताएं हैं जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल कर रखा है। सबसे पहले केवलादेव अभ्यारण्य 1985 में, जंतर मंतर जयपुर की जो वेधशाला है वो जंतर मंतर 2010 में, फिर कालबेलियाई नृत्य भी 2010 में, फिर राजस्थान के 6 दुर्ग चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर, इन 6 दुर्गों को जून 2013 में, और फिर जयपुर नगर जो परकोटे के अंदर आता है जयपुर, उस जयपुर नगर को 6 जुलाई 2019 को जो है वो विश्व विरासत की सूची में क्या किया गया, शामिल किया गया। बात आ गई सबके समझ में। अब हम बात करेंगे कि इनके बारे में जो विशेष प्रश्न परीक्षा में आते हैं, जिन विशेषताओं के साथ ये पढ़े जाते हैं, जो विशेष प्रश्न आएंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले जो बात करेंगे हम जयपुर के बारे में बात करेंगे साहब, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि एक तो जयपुर नगर आ गया पूरा और एक ये जयपुर का जंतर मंतर आ गया, तो ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो सबसे पहले जयपुर नगर के परकोटे में जो मेन चीज़ें हैं जिनमें से प्रश्न सर्वाधिक परीक्षा में पूछे जाएंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे, फिर इन बची हुई चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं सबसे पहले जयपुर नगर में विद्यमान वो विशेषताएं। ये जयपुर नगर, इस जयपुर नगर में विद्यमान वो विशेषताएं जो परीक्षा के हिसाब से बड़ी उपयोगी रहेगी, बड़ी शानदार रहेगी, वो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं जयपुर नगर के बारे में। देखिए दोस्तों, उस तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न ये आएगा कि जयपुर जो है दोस्तों, इस जयपुर के उपनाम कौन कौन से हैं। जयपुर को राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान की शब्दावलियों में मुख्यतया किन किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहला नाम जो हम पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, जिसके बारे में सुनते आ रहे हैं हम काफ़ी टाइम से, वो पहला नाम है जयपुर का गुलाबी नगरी। गुलाबी नगरी यानी कि जयपुर को हम जो कहते हैं, वो जयपुर को हम कहते हैं पिंक सिटी। जयपुर को हम क्या कहते हैं विद्वानों, पिंक सिटी कहते हैं साहब। तो जयपुर को सबसे पहला जो कहा जाता है वो कहा जाता है गुलाबी नगरी, पिंक सिटी। क्यों? क्योंकि जयपुर जो है गुलाबी रंग से पुता हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, जयपुर जो है वो न तो आज गुलाबी है और न पहले गुलाबी था। जयपुर का रंग अगर आप देखोगे, जयपुर की दीवारों का कलर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा गेरुआ रंग। कौन सा रंग नजर आएगा? गेरुआ। गेरुआ जो कलर होता है ये ईंट के जैसा कलर होता है। ईंट जो ईंट होती है हमारी, वो कलर होता है गेरुआ। तो जयपुर जो रंगा हुआ है, जयपुर जो पुता हुआ है, वो सर्वाधिक किस कलर से रंगा हुआ है? तो गेरवे रंग से। अब ये गेरवे से गुलाबी कैसे बना, तो मैं आपको बताता हूँ कि जयपुर को जो गुलाबी रंग से रंगवाया, अभी लिखेंगे हम, वो जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था सवाई राम सिंह ने, राम सिंह द्वितीय ने। और प्रिंस ऑफ वेल्स यानी कि वेल्स के राजकुमार जब प्रिंस अल्बर्ट जयपुर आए तो उस समय उनके आगमन पर जयपुर को राम सिंह द्वितीय ने गेरवे रंग से रंगवा दिया। लेकिन ध्यान रहे कि उनके साथ एक इतिहासकार भी आए थे जिनका नाम था स्टैनली रीड, और उन्होंने किताब लिखी, यात्रा वृतांत लिखा। जो राजकुमार का यात्रा वृतांत था वो पूरा लिखा। और जब उन्होंने लिखा तो ये भी लिखा कि साहब उनके आगमन पर राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गेरवे रंग से रंगवाया था। और वो किताब उन्होंने अंग्रेजी में लिखी, तो गेरवे की जगह कौन सा वर्ड काम में ले लिया? पिंक वर्ड काम में ले लिया साहब। और जैसे ही गेरवे की जगह पिंक कलर काम में लिया, और राजस्थानी और भारतीय साहित्यकारों ने इस पुस्तक का जब हिंदी में अनुवाद किया तो हम तो एक ही समझते हैं कि साहब पिंक का मतलब गुलाबी होता है। पिंक का मतलब क्या होता है? गुलाबी। तो इस प्रकार गेरवे को क्या पढ़ा जाने लगा? गुलाबी पढ़ा जाने लगा। और वर्तमान दौर की जो परीक्षाएं हैं उनमें अब प्रश्न जो आता है वो गुलाबी नगरी के नाम से ही आता है। तो ध्यान रखना, गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को। इसके अलावा रंगों के आधार पे राजस्थान के और भी कई ऐसे नाम हैं, और भी कई ऐसी विशेषताएं हैं जो परीक्षा में खूब पूछी जाती है। जैसे प्रश्न आ जाए कि गुलाबी शहर तो जयपुर है, लेकिन बताओ
प्रश्न आ जाए कि गुलाबी शहर तो जयपुर है, लेकिन बता दो आप लोग कि राजस्थान का सफ़ेद शहर किसे कहते हैं, वाइट सिटी किसे कहते हैं। प्रश्न आ जाता है कि सफ़ेद शहर भी अगर आपको पता है तो बताओ राजस्थान का नीला शहर किसे कहते हैं, ब्लू सिटी किसे कहते हैं। प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान का नीला शहर भी पता है तो बताओ राजस्थान का पीला शहर किसे कहते हैं, ठीक है। और पीला शहर भी अगर पता है तो एक शहर और पूछने लग गए आजकल, राजस्थान का सुनहला शहर कौन सा है, सुनहला शहर राजस्थान का कौन सा है, ये भी पूछेगा परीक्षा में। तो रंगों के आधार पर ये नाम है जो परीक्षा में सर्वाधिक पूछे जा रहे हैं। राजस्थान का गुलाबी शहर जयपुर, सफ़ेद शहर किसे कहते हैं तो उदयपुर को कहते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि उदयपुर राजस्थान की वो जगह है जहाँ सर्वाधिक झीलें बनी हुई है, और सर्वाधिक झीलें होने के कारण इसे राजस्थान का कौन सा शहर कहते हैं, सफ़ेद शहर कहते हैं। पढ़ा होगा फाउंटेन और माउंटेन का शहर, फाउंटेन का मतलब झीलें, माउंटेन का मतलब पहाड़ियाँ, तो फाउंटेन और माउंटेन का शहर भी कौन सा है, उदयपुर है, तो इसे कहते हैं सफ़ेद शहर। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का नीला शहर कौन सा है तो जोधपुर। ये प्रश्न वर्तमान दौर की कई परीक्षाओं में आ रहा है कि राजस्थान का नीला शहर किसे कहेंगे, जोधपुर को। पीला शहर जैसलमेर को कहते हैं, और नीला और पीला इसलिए कहते हैं जोधपुर और जैसलमेर को क्योंकि जोधपुर में अधिकांश मकान नीले रंग से पुते हुए हैं तो नीला शहर है। जैसलमेर में जो मकान बने हुए हैं वो पीले पत्थरों के बने हुए हैं, पुते हुए नहीं है, पत्थर ही कैसे वहाँ के पीले, चारों तरफ रेगिस्तान है, तो पीले पत्थरों से निर्मित मकान है, इसलिए नाम क्या है, पीला शहर। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न कि बताइए राजस्थान का सुनहला शहर किसे कहते हैं तो राजस्थान का सुनहला शहर कहते हैं अजमेर को। भांति भांति अलग अलग रंगों की प्रधानता के आधार पर जो रंग बसा हुआ है, जो रंग बना हुआ है, वो शहर कौन सा बना हुआ है, अजमेर। तो गुलाबी शहर जयपुर है, सफ़ेद शहर उदयपुर है, नीला शहर जोधपुर है, पीला शहर जैसलमेर है, और सुनहला शहर कौन सा है, अजमेर है, ये ध्यान रखना। तो रंगों के आधार पर ये बातचीत हमने कर ली, एक बार पॉज करके आप उतार सकते हो इसको, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसा ही हमने पढ़ा इसके बाद हम बात कर रहे थे जयपुर नगर के बारे में। किस नगर के बारे में बात हो रही थी हमारी, जयपुर नगर के बारे में। और अब सबसे पहला प्रश्न आएगा कि ये जो जयपुर नगर है इसको तुम कहते हैं गुलाबी शहर, पिंक सिटी। जयपुर को हम क्या कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं। लेकिन सबसे पहला और भी नाम है जयपुर के, पिंक सिटी कह दो, राजस्थान की मेट्रो सिटी कह दो, राजस्थान की रत्न नगरी कह दो, ठीक है, राजस्थान का जो है पेरिस कह दो, ये सब किसके नाम है, जयपुर के नाम है। लेकिन जो प्रश्न परीक्षा में प्रमुखता के साथ पूछे जाएंगे वो ये पूछा जा सकता है कि जयपुर को हम कहते हैं गुलाबी शहर। कौन सा शहर कहते हैं, गुलाबी शहर। और गुलाबी शहर का मतलब हो गया पिंक सिटी। गुलाबी शहर का मतलब क्या हो गया, पिंक सिटी। तो पहला प्रश्न यही बनेगा कि जयपुर के लिए पिंक सिटी शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया, जयपुर के लिए पिंक सिटी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया, जो पिंक सिटी नाम पहली बार दिया, वो किसने दिया, तो एक अंग्रेज था जिसका नाम था स्टैनली रीड। स्टैनली रीड नामक अंग्रेज ने पहली बार जयपुर को क्या नाम दिया, पिंक सिटी नाम दिया। तो ध्यान रखना, पिंक सिटी नाम जयपुर को दिया स्टैनली रीड ने। दूसरा प्रश्न कि ये जयपुर कब और किसने बसाया, तो ध्यान रखना जयपुर नगर जो बसाया गया, ये जयपुर बसाया गया 18 नवंबर 1727 को, ठीक है। जयपुर बसाया गया 18 नवंबर 1727 को। और जयपुर जो बसाया, ये बसाया दोस्तों सवाई जयसिंह ने। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने जो नगर बसाया वो कौन सा बसाया, जयपुर बसाया। ये कई बार प्रश्न आता है कि जयपुर कब बसाया, तो 18 नवंबर 1727 को कौन सा नगर बसाया गया, जयपुर। ये जयपुर नगर किसके द्वारा बसाया गया, तो सवाई जयसिंह के द्वारा बसाया गया। और ध्यान रखना कि प्रश्न यहाँ पे ये भी आएगा कि जयपुर नगर जब बसाया गया तो जयपुर का नक्शा किसने तैयार किया, जयपुर नगर का वास्तुकार कौन है,
तो जयपुर नगर का जो वास्तुकार है जिसने जयपुर का नक्शा तैयार किया, जयपुर की डिज़ाइन तैयार की, वो वास्तुकार है बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य। बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य। तो जयपुर नगर का जो नक्शा तैयार किया वो एक बंगाली ब्राह्मण ने किया, और उस बंगाली ब्राह्मण का क्या नाम था? विद्याधर भट्टाचार्य। कई बार प्रश्न आता ही है। तो बंगाली ब्राह्मण जिसने जयपुर का नक्शा तैयार किया, उससे बंगाली ब्राह्मण का क्या नाम है? तो उसका नाम है विद्वानों विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। मुख्य बात जो आएगी वो आएगी कि बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य ने जयपुर का नक्शा तैयार कर दिया, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि जब विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर का नक्शा तैयार कर रहा था तो उस समय ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया साहब इसका मामला। ये सही तरीके से जयपुर का नक्शा तैयार नहीं कर पा रहा था। तो कहाँ के ज्योतिषी की मदद लेकर, प्रश्न आएगा कि कहाँ के ज्योतिषी की मदद लेकर इसने जयपुर का नक्शा तैयार किया, किस व्यक्ति की मदद की बदौलत इसने जयपुर का नक्शा तैयार किया? तो ध्यान रखना, इसने मदद ली थी पुर्तगाली ज्योतिषी की, और जो पुर्तगाली ज्योतिषी था जिसकी मदद से नक्शा तैयार हुआ, वो पुर्तगाली ज्योतिषी जो था वो था दोस्तों जेवियर डिसिल्वा। तो पुर्तगाली ज्योतिषी जेवियर डिसिल्वा की मदद से, इस जेवियर डिसिल्वा की मदद से इसने साहब जो है वो जयपुर का क्या तैयार किया? नक्शा तैयार किया, वास्तुकार तैयार की। तो ध्यान रखना, जयपुर का वास्तुकार बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य। इसने जो जयपुर का नक्शा तैयार किया वो जिस पुर्तगाली ज्योतिषी की मदद से तैयार किया उसका नाम था जेवियर डिसिल्वा। इसके बाद अगर हम बात करें तो तथ्य ये भी आता है, बात ये भी आती है कि साहब ये जो जयपुर है, इस जयपुर नगर की नींव कहाँ पर रखी गई? तो जयपुर नगर की जो नींव रखी गई, ध्यान रखना जब भी मकान की नींव रखते हैं तो ये तो ही नहीं कि चारों कोणों में रखते हैं, एक तो जगह रखते हैं। तो जयपुर नगर की नींव किस स्थान पर रखी गई? तो जयपुर में एक गेट है जोरावर सिंह गेट, उस जोरावर सिंह गेट पर जयपुर नगर की क्या रखी गई? नींव रखी गई। तो ये ध्यान रखना, सामान्य प्रश्न आ गए जयपुर से जुड़े हुए। देखो जयपुर को हम कहते हैं गुलाबी शहर, गुलाबी शहर का मतलब पिंक सिटी, और पिंक सिटी शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया वो किसने किया? स्टैनली रीड ने। जयपुर कब बसाया गया? तो 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह के द्वारा। जयपुर का वास्तुकार कौन? तो बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य। किस पुर्तगाली ज्योतिषी की मदद से जयपुर तैयार हुआ? तो जेवियर डिसिल्वा की मदद से। और जयपुर नगर की नींव किस स्थान पर रखी गई? तो जोरावर सिंह गेट पर रखी गई। बात क्लियर? तो ये जयपुर नगर से संबंधित जो प्रारंभिक परिचर्चा है वो हमारी क्या हो गई दोस्तों? कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक का मुद्दा पढ़ने के बाद में जयपुर के अंदर कौन कौन सी विशेष इमारतें हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जिनमें से सर्वाधिक प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। तो उन्हीं इमारतों में सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न जो बनता है वो बनता है हवा महल का। ध्यान रखना, स्पेशल एजुकेशन सेकंड ग्रेड के पेपर में, पीटीआई के पेपर में और लेब असिस्टेंट के पेपर में हवा महल में से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, और मैं बताऊंगा भी कौन से प्रश्न किस एग्जाम में क्या क्या पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न आएगा कि बताओ हवा महल कहाँ स्थित है? तो आप बड़े गर्व से कह पाओगे कि साहब जयपुर में है। ध्यान रखना, समझते जाना। प्रश्न आएगा कि हवा महल कहाँ है? तो आप बड़े गर्व से कहोगे कि कहाँ है? जयपुर में है। प्रश्न आएगा कि हवा महल कब और किसने बसाया? तो आपको पता है कि हवा महल जो बसाया गया, हवा महल का जो निर्माण करवाया गया, वो निर्माण करवाया गया 1799 में, और इसका जो निर्माण हुआ वो करवाया सवाई प्रताप सिंह ने। हवा महल का निर्माण हुआ 1799 में, और हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। तो ध्यान रखना, हवा महल जयपुर में
1799 में बना और किसके द्वारा बनवाया गया? तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे ये भी आएगा, तुलनात्मक तरीके से अगर प्रश्न पूछेगा तो प्रश्न ये आएगा कि बताइए, प्रश्न ये आएगा कि बताइए, हवा महल तो जयपुर में है लेकिन राजस्थान में एक है हवा बंगला। ध्यान रखना, एक तो हवा महल है जो जयपुर में है, लेकिन प्रश्न आ जाए कि हवा बंगला कहाँ स्थित है, हवा बंगला कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि हवा बंगला जो है ये राजस्थान में बना हुआ है, तिजारा अलवर में। कहाँ बना हुआ है? ये तिजारा अलवर में बना हुआ है। तो हवा महल जयपुर में है लेकिन हवा बंगला कहाँ स्थित है? तो तिजारा अलवर में स्थित है। और इस हवा बंगले का जो निर्माण करवाया, हवा बंगले का जो निर्माता है वो हवा बंगले का निर्माता है बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह। और इस बख्तावर सिंह ने हवा बंगले का क्या करवाया? निर्माण करवाया। तो दो प्रश्न हो गए। कितने प्रश्न हो गए? दो। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। हवा बंगला कहाँ है? तिजारा अलवर में। हवा महल किसने बनवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। हवा बंगला किसने बनवाया? बख्तावर सिंह ने। ये वही बख्तावर सिंह है जिसने 1803 में अंग्रेजों के साथ में जो है वो कौन सी संधि की थी? सहायक संधि की थी। ये ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आते रहते हैं। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत भरतपुर, राजा रणजीत सिंह। सहायक संधि करने वाली राजस्थान की दूसरी रियासत अलवर, राजा बख्तावर सिंह। तो उसका नाम तब भी आता है। अब देखो, स्पेशल एजुकेशन सेकंड ग्रेड के पेपर में एक प्रश्न ये पूछा गया कि हवा महल कहाँ स्थित है। ये प्रश्न आते लोग खुश हो गए, बोले कि ये भी कोई प्रश्न है क्या? सबको पता है जयपुर में है, जयपुर में है, जयपुर में है। पढ़ते पढ़ते ही बूढ़े हो गए इस सवाल को कि जयपुर में है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जयपुर ऑप्शन में नहीं आया। फिर दिमाग की बत्ती जली, क्या हवा महल तो जयपुर में देख के आए थे बड़ी चौपड़ पे, लेकिन अब ये कौन सा पूछ रहा है? तो ध्यान रहे, राजस्थान में कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक नाम की दो दो हैं। जैसे मुबारक महल जयपुर में भी है, टोंक में भी है। सिटी पैलेस जयपुर में भी है, उदयपुर में भी है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी है और बूंदी में भी है। तो वैसे ही एक हवा महल जयपुर में है और एक जो हवा महल है राजस्थान में उसे भी हम हवा महल ही कहते हैं। और वो जो हवा महल है वो बना हुआ है कोटा में। ध्यान रखना, एक हवा महल जयपुर में है और एक हवा महल है कोटा में। और विद्वानों, ये कोटा का जो हवा महल है, ये जो कोटा का हवा महल है, इसी को हम काला हवा महल भी कहते हैं, ब्लैक हवा महल। काला हवा महल भी कौन से हवा महल को कहते हैं? तो कोटा वाले हवा महल को। ध्यान रखना। तो एक हवा महल जयपुर में है, एक हवा महल कोटा में है। और ध्यान रखना, जयपुर का हवा महल लोकप्रिय है, इसलिए सबसे पहले जयपुर को टिक करना है। और जयपुर ऑप्शन में नहीं आए तो फिर मतलब कौन सा हवा महल पूछ रहा है? काला हवा महल। और ये कहाँ स्थित है? कोटा में स्थित है। लेकिन अगर उपनाम में से प्रश्न आ जाए, उपनाम में से प्रश्न आ जाए और पूछ ले कि बताओ, उपनाम में से प्रश्न पूछ ले कि बताओ राजस्थान का दूसरा हवा महल किस इमारत को कहा जाता है, या राजस्थान के दूसरे हवा महल की संज्ञा किस इमारत को दी गई है? तो दूसरा कोटा मत करना। हवा महल जयपुर वाला, हवा महल कोटा वाला पहले दूसरे नहीं है, पहले पहले ही है। तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी है। तो ऐसे थोड़ी है कि पहला तारागढ़ अजमेर में, दूसरा तारागढ़ बूंदी में। दोनों तारागढ़ है, पहले दूसरे नहीं है। तो वैसे ही हवा महल जयपुर में भी है, कोटा में भी है। दोनों क्या है? हवा महल है, पहले दूसरे नहीं है। लेकिन उपनाम के अंतर्गत पूछे कि राजस्थान के दूसरे हवा महल की संज्ञा किस महल को दी गई है, तो राजस्थान के दूसरे हवा महल की संज्ञा जिस महल को दी गई है, जिस महल को कहते हैं वो है खेतड़ी महल। ध्यान रखना, कौन सा महल है? खेतड़ी महल। और ये खेतड़ी महल का स्थित है झुंझुनू में। इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है। राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं खेतड़ी महल को, और ये खेतड़ी महल कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। बात क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों के। तो एक हवा महल कोटा में, ठीक है, एक हवा महल जयपुर में, एक हवा महल कोटा में। और राजस्थान का जो दूसरा हवा महल हम कहते हैं वो खेतड़ी महल को कहते हैं झुंझुनू को। अब आ जाते हैं जयपुर वाले हवा महल पर। देखिए विद्वानों, जयपुर का जो हवा महल है, जयपुर के हवा महल के बारे में बात करनी है अपने को।
तो सबसे पहला प्रश्न कि जो जयपुर का हवा महल है, ठीक है, इस जयपुर वाले हवा महल के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला प्रश्न आएगा कि जयपुर का जो हवा महल है ये 5 मंजिल का है साहब। कितने मंजिल का है ये? 5 मंजिल का। 5 मंजिला है, मंजिल अगर पूछे तो 5 मंजिला। अब कौन कौन सी 5 मंजिलें हैं, क्या क्या नाम है वो समझिए। देखो विद्वानों, जयपुर का जो हवा महल है 5 मंजिल का है। कौन सी 5 मंजिलें हैं तो बताता हूँ मैं आपको। देखो मान लो ये पहली मंजिल हो गई, ठीक है, ये साहब दूसरी मंजिल हो गई, ठीक है, ये साहब तीसरी मंजिल हो गई, ठीक है, ये साहब चौथी मंजिल हो गई, ठीक है, और ये साहब 5वीं मंजिल हो गई, ठीक है। तो जयपुर का हवा महल कितने मंजिल का है? 5। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, 5वीं मंजिल, आ गई 5 मंजिलें। इन 5 मंजिलों के अलग अलग नाम हैं। पहली जो मंजिल है उस पहली मंजिल का नाम है दोस्तों, कहते हैं कि सवाई प्रताप सिंह ने जब हवा महल बनाना शुरू किया तो खुद के नाम से पहली मंजिल का नाम रखा। और ये जो पहली मंजिल है, इस पहली मंजिल को शरद मंदिर भी कहते हैं और इसी को सवाई प्रताप सिंह के नाम से प्रताप मंदिर भी कहते हैं। तो हवा महल की जो पहली मंजिल है उस पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर या प्रताप मंदिर। बात क्लियर हो गई? हवा महल की जो पहली मंजिल है उस पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर या प्रताप मंदिर। और लैब असिस्टेंट के पेपर में प्रश्न आया था कि हवा महल की प्रथम मंजिल का नाम बताइए, तो हवा महल की पहली मंजिल है प्रताप मंदिर। दूसरी जो मंजिल है वो दूसरी मंजिल है रत्न मंदिर। हवा महल की दूसरी मंजिल रत्न मंदिर कहलाती है। हवा महल की तीसरी मंजिल विचित्र मंदिर, विचित्र मंदिर। हवा महल की चौथी मंजिल प्रकाश मंदिर, प्रकाश मंदिर। और हवा महल की जो 5वीं मंजिल है उसका नाम है हवा मंदिर। क्या नाम है उसका? हवा मंदिर। तो हवा महल की कितने मंजिलें हैं? 5 मंजिलें। पहली का नाम शरद या प्रताप मंदिर, दूसरी का नाम रत्न मंदिर, तीसरी का नाम विचित्र मंदिर, चौथी का नाम प्रकाश मंदिर और 5वीं का नाम हवा मंदिर। तो लैब असिस्टेंट के पेपर में प्रश्न पूछा गया कि हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है, तो शरद या प्रताप मंदिर। अब प्रश्न समझो। अब प्रश्न पढ़ते हैं कि ये जो जयपुर का हवा महल है इसके अलग अलग नाम है साहब, ध्यान दीजिएगा। जयपुर के हवा महल के अलग अलग नाम है, अलग अलग तथ्यों के आधार पर पढ़ा जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न आएगा कि ये जो जयपुर का हवा महल है इसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है इसकी। तो पहला प्रश्न आएगा ऊंचाई का, हाइट का, कि जयपुर के हवा महल की ऊंचाई कितनी है। तो जयपुर के हवा महल की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो है लगभग 86 या 87 फीट है। टेंटेटिव है 86 या 87 फीट। तो जयपुर के हवा महल की जो ऊंचाई मानी जाती है, जो ऊंचाई पढ़ी जाती है, वो कितनी है? 86 या 87 फीट है। दूसरा प्रश्न आएगा कि ये जो जयपुर का हवा महल है इसका वास्तुकार कौन है। ये हवा महल किसने बनवाया था? वास्तुकार कौन है? मुख्य प्रश्न साहब ये कि साहब हवा महल का वास्तुकार कौन है। तो ध्यान रहे कि ये जो जयपुर का हवा महल है इसका वास्तुकार है लालचंद उस्ता, लालचंद उस्ता। तो इस लालचंद उस्ता को जयपुर के हवा महल का क्या मानते हैं? वास्तुकार मानते हैं। तीसरा प्रश्न कहते हैं कि ये जो जयपुर का हवा महल है इसकी आकृति कैसी है। तो इसकी आकृति है भगवान कृष्ण के मुकुट के समान, भगवान कृष्ण के मुकुट के समान, भगवान कृष्ण के मुकुट के समान इस हवा महल की क्या है? आकृति है साहब। तो भगवान कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति, ठीक है। चित्र में तो यहाँ पगड़ी के जैसी लग रही है, पगड़ी नहीं है, भगवान कृष्ण के मुकुट के समान क्या है? इनकी आकृति है, ठीक है। अगला प्रश्न कि ये जो जयपुर का हवा महल है जब इसका निर्माण किया गया, क्या किया गया? निर्माण। तो कहते हैं कि इसके निर्माण के दौरान, हवा महल का जब निर्माण हुआ तो इसके निर्माण के दौरान बालू पत्थर और चूने का प्रयोग किया गया। बालू पत्थर व चूने का क्या किया गया? प्रयोग किया गया।
तो हवा महल बनाते समय किन चीज़ों को काम में लिया गया? बालू पत्थर व चूने को काम में लिया गया। तो बालू पत्थर और चूने का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न कि ये जो हवा महल है, इस हवा महल में खिड़कियां कितनी हैं और इस हवा महल में झरोखे कितने हैं? ये प्रश्न आता है खूब कि हवा महल में खिड़कियां कितनी हैं और हवा महल में झरोखे कितने हैं, ये प्रश्न आता है। तो ध्यान रखना विद्वानों कि ये जो हवा महल है इसमें खिड़कियां कितनी हैं। तो देखो, जब भी मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो मैं पूछता हूँ, मैंने कहा बताओ रे भाई, खिड़की में और झरोखे में क्या अंतर होता है? तो वो लोग कहते हैं कि गुरुजी खिड़की तो वो है जहाँ से हवा आती है, और झरोखा वो जैसे आदमी आता है। ऑफलाइन में अलग अलग प्रकार के आंसर मिलते हैं देखने को। तो खिड़की में और झरोखे में क्या अंतर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, जब भी हम मकान बनाते हैं, मकान के बीच में जो जगह खुली रखते हैं उसे खिड़की कहते हैं, जहाँ आप 2, 4, 10 कितनी भी खिड़कियाँ लगा सकते हो। लेकिन उसी खिड़की के ऊपर हमने छज्जा लगा दिया, ऊपर वेंटिलेशन तैयार कर दिया, गुंबद बना दी, आकृति बना दी, तो वो जो पूरा वेंटिलेशन है वो तो कहलाएगा झरोखा, और उसके अंदर जो बनी हुई है वो क्या कहलाएगी? खिड़कियाँ। इसका मतलब कि खिड़कियों की संख्या ज़्यादा होगी, झरोखों की संख्या कम होगी। और ध्यान रखना कि हवा महल में जो खिड़कियों की संख्या है वो खिड़कियाँ तो है 953। कितनी है साहब? 953। और झरोखे कितने हैं? तो 365। झरोखे कितने हैं? 365। यानी कि खिड़कियाँ तो है 953 और झरोखों की संख्या 365। कहते हैं कि यह हवा महल जो है बिना नींव के बनाया गया खड़ी चट्टान पर। इस हवा महल का निर्माण बड़ी चौपड़ पर इसलिए किया गया कि जब भी जयपुर के राज परिवार द्वारा कोई भी सवारी वहाँ से निकाली जाती तो रानी आराम से हवा महल में रहकर उनको देख पाए, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए और उन समारोह में अपना विशेष जो योगदान है वो दे पाए। तो रानियों के देखने के लिए, रानियां उन सवारी को, गणगौर की सवारी हो, तीज की सवारी हो, उन सभी सवारियों को भली भांति देख पाए, भली भांति समझ पाए, इसलिए बड़ी चौपड़ पर क्या बनवाया गया? हवा महल। और ध्यान रखना कितने झरोखे? 365। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 ही तो होते हैं। तो रानी अगर डेली के डेली भी एक झरोखे में बैठेगी तो साल भर में दूसरे का नंबर आने वाला नहीं है। तो झरोखे कितने बनवाए? 365। खिड़कियाँ कितनी है? 953। और ध्यान रखना कि विद्वानों, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि साहब इस हवा महल का, ये पीटीआई में आया था प्रश्न, कि इस हवा महल का जो अंतिम प्रवेश द्वार है, अंतिम प्रवेश द्वार, वो तो क्या कहलाता है? ये प्रश्न पीटीआई में आया। और अंतिम पूछ लिया तो प्रथम भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। अंतिम पूछ लिया तो कौन सा पूछ सकता है? प्रथम। तो दोनों में आपको बता देता हूँ कि हवा महल का प्रथम प्रवेश द्वार तो क्या कहलाता है और हवा महल का अंतिम प्रवेश द्वार क्या कहलाता है। तो ध्यान रखना, हवा महल का जो प्रथम प्रवेश द्वार है उसका तो नाम है, पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर। तो पहला जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है शरद पोल। क्या नाम है उसका? शरद पोल। और जो अंतिम प्रवेश द्वार है वो कई लोग हवा पोल बताते हैं, गुरुजी आखिरी मंजिल हवा मंदिर है तो हवा पोल होगा। गलत। आखिरी प्रवेश द्वार कहलाता है आनंद पोल। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और समझनी है। रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो विद्वानों, जयपुर नगर से जुड़ी हुई बातें पढ़ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हवा महल। हवा महल जयपुर में है, 1799 में बना, सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया। हवा महल तो जयपुर में है, लेकिन हवा बंगला कहाँ स्थित है? तिजारा अलवर में। किसने बनवाया? बख्तावर सिंह ने। ध्यान रखना, एक हवा महल जयपुर में तो एक हवा महल कोटा में, और कोटा के हवा महल को काला हवा महल भी कहते हैं। लेकिन उपनाम की अगर बात करें तो राजस्थान में जो खेतड़ी महल बना हुआ है उसे राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है, और ये कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में। तो एक हवा महल जयपुर में, एक कोटा में। हवा महल जयपुर में लेकिन हवा बंगला तिजारा अलवर में। और राजस्थान का जो दूसरा हवा महल कहते हैं वो खेतड़ी महल को कहते हैं, झुंझुनू वाले को। ध्यान रहे, जयपुर के हवा महल के बारे में पढ़ा तो कितने मंजिल का है? 5 मंजिल का। पाँचों मंजिलों के अलग अलग नाम है। पहली का नाम शरद या प्रताप मंदिर, दूसरी का नाम रत्न मंदिर, तीसरी का नाम विचित्र मंदिर, चौथी का नाम प्रकाश मंदिर, पांचवी का नाम हवा मंदिर। और ध्यान रखना कि जयपुर का हवा महल की ऊंचाई लगभग कितनी है? 86 या 87 फीट। वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ता। आकृति किसके समान? भगवान कृष्ण के मुकुट के समान।
निर्माण के समय बालू पत्थर व चूने का प्रयोग। खिड़कियों की संख्या 953, झरोखों की संख्या 365 और अंतिम प्रवेश द्वार कहलाता है आनंद पोल और प्रथम प्रवेश द्वार कहलाता है शरद पोल। तो ये जयपुर के हवा महल से जुड़ी हुई वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत जो बातें आती है उनसे जुड़ी हुई सारे प्रश्नों की चर्चा इस डायग्राम के अंतर्गत हमने कर ली साहब। तो ये बात किसकी कर ली? हवा महल की। इसके बाद अगर बात करें तो देखो अभी हवा महल बता रहा था मैं आपको, ठीक है। तो कुछ राजस्थान की चीज़ें ऐसी भी है, टॉपिक नहीं पढ़ना, वो विषय वस्तु पढ़नी है जिस तरीके से परीक्षा में प्रश्न आएंगे। तो राजस्थान एक हवा महल तो जयपुर में, दूसरा हवा महल कहते हैं खेतड़ी महल झुंझुनू को। उसी प्रकार राजस्थान में और भी कई ऐसी इमारतें हैं जिनको ताजमहल की संज्ञा दी जाती है, खजुराहो की संज्ञा दी जाती है, जल महल की संज्ञा दी जाती है। तो वो भी मैं साथ के साथ बता देता हूँ। देखिए प्रश्न अगर आ जाए कि राजस्थान का जल महल कहाँ है, तो जल महल के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि जयपुर में है, जयपुर नगर पढ़ ही रहे हैं। तो देखिए विद्वानों, आपसे पूछ ले कि जल महल कहाँ है तो आप बेधड़क करके आओगे कि साहब जयपुर में है, ठीक है। कभी आमेर जाओगे तो रास्ते में आएगा साहब जल महल, कनक घाटी से पहले। सबसे पहला प्रश्न है कि ये जो जल महल है इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण पूछेगा सबसे पहले। तो जल महल का जो निर्माण करवाया, वो जल महल का निर्माण करवाया सवाई जयसिंह ने। किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने। इस जल महल का निर्माण करवाया सवाई जयसिंह ने। ध्यान रखना इतिहास की वो बात ध्यान रखना कि आमेर के वो शासक, तुक्का याद करने का ही है, आमेर के वो शासक जिनके नाम के आगे सवाई लगा हुआ है, आमेर के वो शासक जिनको सवाई की उपाधि मिली हुई है, वो सारे के सारे कौन से वाले हैं? सेकंड वाले। सवाई जयसिंह, सवाई मान सिंह, सवाई माधो सिंह, सवाई जगत सिंह, सवाई प्रताप सिंह, ये सब कौन से वाले हैं? सेकंड वाले हैं। तो सवाई जयसिंह कौन सा है? जयसिंह द्वितीय। इसको सवाई की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने। किसने प्रदान की? औरंगजेब ने। क्योंकि वाक पटुता में चतुर था, बातचीत करने में हाजिर जवाब था। जब भी बातचीत करता तो ये बातचीत करने में दूसरों पर सवाया पड़ता था, इसलिए उपाधि कौन सी दी गई इसको? सवाई की। तो ध्यान रखना जल महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने। दूसरा प्रश्न आएगा कि साहब ये जल महल जो सवाई जयसिंह ने बनवाया, ये वही जल महल है जिसमें सवाई जयसिंह द्वारा जब अंतिम अश्वमेध यज्ञ किया गया था। अंतिम अश्वमेध यज्ञ जानते हो? अश्वमेध यज्ञ से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है तो हम सबको पता है, सबने रामायण देखी हुई है, सबने महाभारत पढ़ी हुई है। और विद्वानों अश्वमेध यज्ञ कहते हैं कि कम समय में अधिक साम्राज्य विस्तार के लिए राजा जो यज्ञ करता है वही यज्ञ कौन सा कहलाता है? अश्वमेध यज्ञ कहलाता है। दोबारा सुन लो, कम समय में अधिक साम्राज्य विस्तार के लिए राजा जो यज्ञ करता है वही यज्ञ क्या कहलाता है? अश्वमेध यज्ञ कहलाता है। जिसके दौरान राजा क्या करता है कि यज्ञ करने के बाद एक अश्व छोड़ता है, घोड़ा छोड़ता है, और वो घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से होकर गुजरता है उन क्षेत्रों में अश्वमेध करने वाले राजा का अधिकार मान लिया जाता है, अश्वमेध करने वाले राजा का शासन मान लिया जाता है। और जो व्यक्ति उस राजा की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता वो उस घोड़े को बंदी बना लेता है। तो कम समय में अधिक साम्राज्य विस्तार के लिए राजा जो यज्ञ करता है वो कौन सा है? अश्वमेध यज्ञ। तो भारत के इतिहास का जो आखिरी अश्वमेध यज्ञ करवाया वो किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने। और कहते हैं कि जब सवाई जयसिंह यज्ञ करवा रहा था तो उस समय इसने पुरोहितों या पंडितों के निवास के लिए, पुरोहितों या पंडितों के निवास की जो व्यवस्था की, रहने की जो व्यवस्था की, वो किस महल में की थी? जल महल में की थी। तो ध्यान रखना अंतिम अश्वमेध यज्ञ जब सवाई जयसिंह ने करवाया उससे पहले ये जल महल बनवाया, और पंडित और पुरोहितों के रुकने की जो व्यवस्था की थी वो इसी जल महल में की थी। और प्रश्न सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है आजकल कि साहब ये जो जल महल है, ये जल महल किस नदी के जल को रोक कर बनाया गया है? ये जो जल महल है
ये जलमहल किस नदी के जल को रोककर बनाया गया है? अंदर अंदर आ जाओ। ये जो जलमहल है ये किस नदी के जल को रोककर बनाया गया है? तो ध्यान रखना विद्वानों, एक नदी थी जिसका नाम था गर्भावती नदी। ध्यान रखना, एक नदी थी गर्भावती नदी, और गर्भावती नदी के जल को रोककर, गर्भावती नदी के जल को रोककर एक झील बनवाई गई। सबसे पहले गर्भावती नदी के जल को रोककर सबसे पहले एक झील बनवाई गई, और जो झील बनवाई गई उस झील का नाम था मानसागर झील। कौन सी झील थी वो? मानसागर झील। और जब ये मानसागर झील बनवाई गई तो इसी मानसागर झील में वर्तमान में कौन सा महल बना हुआ है? जलमहल बना हुआ है। तो ध्यान रखना, जलमहल किस नदी के अंदर? गर्भावती नदी। किस झील के अंदर? मानसागर झील के अंदर। और ये जो जलमहल है ये वो प्राकृतिक स्थल है, वो स्थान है जो रानियों के मनोरंजन के लिए, राजाओं के दीवाने खास के रूप में काम में लिया जाता था। और कहते हैं कि साहब ये टोटल, ये कहते हैं ऑथेंटिक प्रमाण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये कहते हैं कि ये टोटल 5 मंजिल का है। इसकी 4 मंजिल जल में डूबी रहती है और केवल 1 मंजिल जो है ऊपर की वो नज़र आती है। तो कुल कितने मंजिल का बताया जाता है? ये भी 5 मंजिल का बताया जाता है। अब बात करें तो चलो, ये जलमहल तो जयपुर में है जो आपने पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, लेकिन प्रश्न आ जाए कि बताओ राजस्थान का दूसरा जलमहल, राजस्थान का दूसरा जलमहल किसे कहा जाता है, या राजस्थान के दूसरे जलमहल की संज्ञा किसे दी गई है? तो ध्यान रखना, राजस्थान का जो दूसरा जलमहल बताया गया है वो राजस्थान का दूसरा जलमहल बताया गया है बाटाड़ू के कुएं को, बाटाड़ू का कुआं। और ये जो बाटाड़ू का कुआं है ये स्थित है बाड़मेर में। कहाँ स्थित है ये? बाड़मेर। तो राजस्थान का जो दूसरा जलमहल बताया गया वो बाटाड़ू के कुएं को बताया गया, और ये बाटाड़ू का कुआं कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। और दोस्तों ध्यान रखना, इसी बाटाड़ू के कुएं को हम रेगिस्तान का जलमहल भी कहते हैं। रेगिस्तान का भी क्या कहते हैं? जलमहल कहते हैं। तो रेगिस्तान का जलमहल पूछे या राजस्थान का दूसरा जलमहल पूछे, दोनों का एक ही उत्तर आएगा, और वो उत्तर आएगा बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर। तो ध्यान रखना, जलमहल जयपुर में निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया। जब अंतिम अश्वमेध यज्ञ किया, भारत के इतिहास का आखिरी अश्वमेध यज्ञ किया था सवाई जय सिंह ने, और जब ये यज्ञ किया तो पुरोहितों और पंडितों के निवास की व्यवस्था कहाँ की? जलमहल में की। गर्भावती नदी के जल को रोककर इसका निर्माण हुआ, और किस झील के अंदर बनवाया? मानसागर झील के अंदर। और राजस्थान का जो दूसरा जलमहल कहते हैं, रेगिस्तान का जलमहल जो कहा जाता है वो कहा जाता है बाटाड़ू के कुएं को, और ये बाटाड़ू का कुआं कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। एक बार पॉज करके लिख लीजिए आप लोग, फिर आगे की चर्चा करेंगे। अब दोस्तों, तो ये हमारी बात हो गई जलमहल से जुड़ी। उपनाम की बात कर रहे हैं, सेवा महल जयपुर में, कोटा में, दूसरा खेतड़ी में कहते हैं। एक जलमहल जयपुर में, लेकिन दूसरा जलमहल कहते हैं बाटाड़ू के कुएं बाड़मेर को। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जयपुर तो पढ़ ही रहे हैं, साथ के साथ जो चीज़ छोड़कर पढ़नी है वो भी अपने को पढ़ रहे हैं। देखिए, एक आता है ताजमहल वाले प्रश्न, एक कौन से वाले प्रश्न आते हैं? ताजमहल वाले प्रश्न आते हैं कि राजस्थान की कई ऐसी इमारतें हैं जिनको ताजमहल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो जो ताजमहल है ओरिजिनल, उनके बारे में बात करूं तो ध्यान रखना, जो ओरिजिनल ताजमहल है वो कहाँ है? आगरा में है साहब। वो ताजमहल शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था। कहते हैं कि अर्जुबंद बानो बेगम, जिसको मुमताज़ की उपाधि मिली हुई थी, प्रसव पीड़ा के समय उसका देहांत हो गया, प्रसव पीड़ा के समय उसकी मृत्यु हो गई। और जब प्रसव पीड़ा के समय उसकी मृत्यु हुई तो शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में प्रेम की निशानी के तौर पर जिस इमारत का निर्माण करवाया वही इमारत क्या कहलाती है? ताजमहल कहलाती है, आगरा में है। तो अब राजस्थान में जो ताजमहल की संज्ञाएं दी जाती है, राजस्थान में ताजमहल के तथ्यों के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, ये चीज़ें इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि ग्राम सेवक के सिलेबस में जो है वो राजस्थान के प्रमुख स्मारक दिए हुए हैं,
तो स्मारक के साथ साथ यूनेस्को की विश्व विरासत पढ़ रहे हैं, कुछ उपनाम पढ़ रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पहला टॉपिक यही दिया हुआ है, इसलिए इसी से संबंधित प्रश्न शुरू किए हैं। ताजमहल की बात करें तो कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न ये आएगा कि बताओ राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, पहला प्रश्न ही आ गया कि बताओ राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो आप सबको पता होना चाहिए विद्वानों कि राजस्थान का जो ताजमहल हम कहते हैं वो हम कहते हैं जसवंत थड़ा को। ध्यान रहे, राजस्थान का जो ताजमहल कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, जसवंत थड़ा को। और ये जसवंत थड़ा कहाँ बना हुआ है, तो जोधपुर में। ये जसवंत थड़ा कहाँ बना हुआ है, जोधपुर में। तो राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहते हैं, और ये जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है, जोधपुर में। लेकिन ध्यान रहे कि जरूरी नहीं है कि जिन इमारतों को ताजमहल की संज्ञा दी गई है वो इमारतें एक पति पत्नी की याद में बनवाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि राजस्थान के ताजमहल की संज्ञा जिस जसवंत थड़ा को दी गई है, इस जसवंत थड़ा का निर्माण सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में करवाया था। ध्यान रखना, सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में जो इमारत बनवाई उसी को क्या कहते हैं, ताजमहल कहते हैं, जसवंत थड़ा कहते हैं। तो ध्यान रहे कि ये जो जसवंत थड़ा है, इस जसवंत थड़ा का निर्माण है तो इसका निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने। इसका निर्माण किसने करवाया, सरदार सिंह ने। और इसका निर्माण सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में करवाया। अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड, अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। ये ध्यान रखना। तो सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में जो इमारत बनवाई उसी इमारत को हम क्या कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। अच्छा, यहीं पे एक प्रश्न घुमा के आता है कि बताओ राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहते हैं। ये वो प्रश्न है जो सर्वाधिक परीक्षा में आते हैं। प्रश्न आएगा कि बताओ राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है। तो विद्वानों, राजस्थान के दूसरे ताजमहल की संज्ञा दो इमारतों को दी जाती है। कितनी इमारतों को, दो इमारतों को। ध्यान से सुनिएगा, राजस्थान के ताजमहल की जो संज्ञा दी जाती है वो दो इमारतों को दी जाती है। सबसे पहले पूछ लें कि राजस्थान का दूसरा ताजमहल कौन सा, तो आंखें बंद करके टिक कर देना, राई मलोत का थड़ा। राई मलोत का थड़ा है, और ये राई मलोत का थड़ा कहाँ है, बाड़मेर में। ध्यान रखना, अगर राजस्थान का दूसरा ताजमहल पूछे तो सबसे पहले टिक करना है राई मलोत का थड़ा। और ये राई मलोत का थड़ा कहाँ स्थित है, बाड़मेर में स्थित है। दूसरा प्रश्न आएगा कि अगर ये ऑप्शन में नहीं आए और प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहते हैं, तो ध्यान रहे कि राजस्थान के दूसरे ताजमहल की संज्ञा दो इमारतों को दी गई है। सबसे पहले राई मलोत का थड़ा जो बाड़मेर में, उसे टिक करना है। ये ऑप्शन में नहीं आएगा तो फिर टिक करना है अबली मिनी का महल। अबली मिनी का जो महल है, उस अबली मिनी के महल को, और ये अबली मिनी का महल है कोटा में, इस अबली मिनी के महल को भी राजस्थान का दूसरा क्या कहते हैं, ताजमहल कहते हैं। तो राई मलोत का थड़ा बाड़मेर में है और अबली मिनी का महल कहाँ पर है, कोटा में। इन दोनों को राजस्थान के दूसरे ताजमहल की संज्ञा दी गई है, दी जाती है। यहीं पर अगर प्रश्न घुमा के पूछ ले, यहीं पर अगर एक प्रश्न घुमा के आ जाए और प्रश्न आ जाए कि बताओ, देखें कर्नल टोड के अनुसार, कर्नल टोड के अनुसार राजस्थान के दूसरे ताजमहल की संज्ञा किसे दी गई है, तो फिर उत्तर न तो राई मलोत का थड़ा आएगा और न अबली मिनी का महल आएगा। और कर्नल टोड ने जो दूसरे ताजमहल की संज्ञा दी है, वो दूसरे ताजमहल की संज्ञा दी है विद्वानों दिलवाड़ा के जैन मंदिरों को। और ये दिलवाड़ा के जो देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, ये दिलवाड़ा या देलवाड़ा के जैन मंदिर है माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर है साहब ये मंदिर,
माउंट आबू सिरोही में। तो माउंट आबू सिरोही में जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर बने हुए हैं उनको कर्नल टोड ने राजस्थान के दूसरे ताजमहल की संज्ञा दी और ये कहा कि ये इतने शानदार मंदिर हैं कि भारत में ताजमहल के पश्चात यदि कोई भव्य इमारत देखने को मिलती है तो वो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। तो ध्यान रखना, राजस्थान का ताजमहल जसवंतड़ा जोधपुर निर्माण करवाया सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में, यानी कि पुत्र ने पिता की याद में बनवाया। ये राजस्थान का दूसरा ताजमहल तो दो चीज़ों को कहते हैं, सबसे पहले राई मलोद का थड़ा बाड़मेर, ये नहीं आई तो अबलीमिनी का महल कोटा। लेकिन कर्नल टोड ने दूसरे ताजमहल की संज्ञा किसे दी, अगर ये प्रश्न आ जाए तो फिर टिक करना है दिलवाड़ा के जैन मंदिर, और ये कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में। क्लियर। इसी से जुड़ा हुआ एक और ताजमहल आता है, इसी से जुड़ा हुआ एक और क्या आता है, ताजमहल, और वो ताजमहल हम पढ़ते हैं काठल का ताजमहल। ध्यान रखना, एक ताजमहल आता है राजस्थान में काठल का ताजमहल, आपने पढ़ा होगा काठल क्षेत्र किसे कहते हैं, आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि काठल क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो आपको पता है कि काट का मतलब होता है किनारा, काट का मतलब क्या होता है, किनारा। और प्रतापगढ़ जिले का वह क्षेत्र जो माही नदी के किनारे स्थित है उसे कहते हैं काठल का मैदान। और राजस्थान में काठल के ताजमहल की संज्ञा जिस महल को दी गई है, जिस इमारत को दी गई है, वो कहलाता है काका साहब की दरगाह है साहब, वो काका साहब की दरगाह। और ये काका साहब की जो दरगाह है, ये काका साहब की दरगाह है साहब प्रतापगढ़ में। कहाँ स्थित है ये, प्रतापगढ़ में, और इसी को हम कहते हैं काठल का ताजमहल। तो काका साहब की दरगाह है प्रतापगढ़ में, और इसी को क्या कहा जाता है, काठल का ताजमहल कहा जाता है। तो ये काठल का ताजमहल भी आपको याद करना है। इसके बाद राजस्थान की कुछ ऐसी विषय वस्तु है जिनको खजुराहो कहा जाता है, ध्यान से समझ लेना। राजस्थान की कुछ ऐसी विषय वस्तु है जिनको किसकी संज्ञा दी जाती है, खजुराहो की संज्ञा दी जाती है। वो भी बता देता हूँ, इतिहास की जो मेन बातें हैं सारी बात कर रहे हैं हम इस क्लास में। एक है खजुराहो, और ध्यान रखना खजुराहो जो ओरिजिनल जगह है ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर असंख्य मूर्तियों का भंडार, जिनमें कुछ टूटी हुई मूर्तियाँ हैं, कुछ अश्लील मूर्तियाँ हैं, और वैसा भंडार राजस्थान में जहाँ देखने को मिलता है, वैसी विशेषता राजस्थान में जहाँ देखने को मिलती है, उसे हम खजुराहो की संज्ञा देते हैं। तो ध्यान रहे कि अगर प्रश्न आ जाए कि बताओ राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, प्रश्न आ जाए कि बताओ राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो विद्वानों राजस्थान का जो खजुराहो हम कहते हैं, वो राजस्थान का खजुराहो हम कहते हैं किराड़ू बाड़मेर को। किसे कहते हैं, किराड़ू बाड़मेर को कहते हैं। तो राजस्थान का खजुराहो जो कहा जाता है वो कहा जाता है किराड़ू बाड़मेर को। दूसरा प्रश्न आ जाए, खजुराहो से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न आ जाए कि बताओ राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं। प्रश्न आ गया कि बताइए राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है, छोटा खजुराहो किसे कहते हैं। तो विद्वानों राजस्थान का जो मिनी खजुराहो कहते हैं, राजस्थान का जो छोटा खजुराहो कहते हैं, वो बंड देवरा के मंदिरों को कहते हैं जो बारां में बने हुए हैं। बंड देवरा के शिव मंदिर हैं जो बारां में बने हुए हैं, उन्हें कहते हैं। तो राजस्थान का मिनी खजुराहो बंड देवरा के मंदिरों को कहते हैं, और ये बंड देवरा कहाँ स्थित है, बारां में स्थित है। तो बंड देवरा के मंदिरों को राजस्थान का क्या कहते हैं, मिनी खजुराहो। और विद्वानों पता भी रखना है कि इसी बंड देवरा के मंदिर को एक तो हम राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं, और एक इसी बंड देवरा के मंदिरों को हम जो कहते हैं वो कहते हैं हाड़ौती का खजुराहो। हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं इसे, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में बना हुआ है। तो चाहे राजस्थान का मिनी खजुराहो पूछे चाहे हाड़ौती का खजुराहो पूछे, उत्तर क्या आएगा, बंड देवरा शिव मंदिर बारां। और अंतिम बात करें अगर इस टॉपिक से जुड़ी हुई, इस विषय वस्तु से जुड़ी हुई, तो यहाँ प्रश्न आता है कि बताओ मिनी खजुराहो बंड देवरा है, तो प्रश्न आता है कि बताओ मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है। तो मेवाड़ का जो खजुराहो हम कहते हैं, ठीक है,
वो हम कहते हैं जगत अंबिका मंदिर को, जगत अंबिका मंदिर, और ये जगत अंबिका माता का मंदिर है उदयपुर में। तो इस जगत अंबिका मंदिर को हम मेवाड़ का क्या कहते हैं, खजुराहो कहते हैं। तो ध्यान रखना है, ये उपनाम है। राजस्थान के स्मारकों को लेकर, प्रमुख स्थलों को लेकर जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल थे, उन विषय वस्तुओं को लेकर हमने ग्राम सेवक के लिए ये क्लासेस शुरू की है। सिलेबस अगर आपने देखा है तो ग्राम सेवक के सिलेबस में इतिहास नहीं है, राजा महाराजा ये टॉपिक दिए हुए नहीं है, कला संस्कृति के टॉपिक दिए हुए हैं, आर्थिक समीक्षा के टॉपिक दिए हुए हैं, जनजातियों की अर्थव्यवस्था के टॉपिक दिए हुए हैं, भाषा और साहित्य के टॉपिक दिए हुए हैं, लोक देवी देवता संत सांप्रदायिक कवि का टॉपिक दिया हुआ है, मेले त्योहार के टॉपिक दिए हुए हैं। तो उन सभी विषय वस्तुओं को ध्यान में रखकर अपन ने ग्राम सेवक के लिए ये बड़ी बेहतरीन 20 क्लासेस का पैक तैयार किया है। जो व्यक्ति राजस्थान जीके में कमज़ोर हैं, ग्राम सेवक की तैयारी करते समय जिसने राजस्थान जीके ढंग से नहीं पढ़ी, उनके लिए हमारी ये 20 क्लासें ब्रह्मास्त्र के रूप में सहायक सिद्ध होगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो आज जो हमने पढ़ा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, पूरा जो पोर्शन है वापस पहले पन्ने से देखिए। सबसे पहले जो मैंने बात बताई वो बताई कि राजस्थान के 10 ऐसी विषय वस्तु है जिनको यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल कर रखा है। सबसे पहले केवलादेव अभ्यारण्य को जो भरतपुर में 1985 में घोषित किया। दूसरा जंतर मंतर जो जयपुर में 2010 में घोषित किया। तीसरा कालबेलियाई नृत्य जो है कालबेलिया जनजाति का, पढ़ेंगे पणियारी, बागड़िया, शंकरिया, ठीक है, ये जो नृत्य है कालबेलियों के नृत्य हैं, 2010 में घोषित किया। चौथा और पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट है, चौथे नंबर पे राजस्थान के 6 दुर्गों को, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर, इनको यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया। और लेटेस्ट 6 जुलाई 2019 को जयपुर नगर जो परकोटे के अंदर आता है, केवल उसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। एक बात ध्यान रखना, नगरों में पूरे भारत में 2 ही नगर ऐसे हैं जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर रखा है। पहला नगर है इलाहाबाद और दूसरा मतलब प्रयागराज जिसे कहते हैं हम, तो पहला वो और दूसरा जो नगर है वो कौन सा है साहब, जयपुर। ये 2 नगर वो नगर है जिनको यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में क्या कर रखा है, शामिल कर रखा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात की जयपुर नगर की, और मैंने बताया कि जयपुर को कहते हैं गुलाबी नगरी, पिंक सिटी। तब मैंने ये भी बताया साथ के साथ कि गुलाबी शहर जयपुर है, तो सफ़ेद शहर उदयपुर है, नीला शहर जोधपुर है, पीला शहर जैसलमेर है, सुनहला शहर अजमेर है। इसके बाद मैंने बताया कि जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं, लेकिन प्रश्न आएगा कि पिंक सिटी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, तो स्टैनली रीड ने किया। जयपुर कब बसाया, तो 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह ने बसाया। वास्तुकार कौन है, कई बार प्रश्न आता ही है, तो बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य। और अकेला वास्तुकार नहीं है, जिस पुर्तगाली ज्योतिषी की मदद से इसने जयपुर का नक्शा तैयार किया वो पुर्तगाली ज्योतिषी है जेवियर डिसिल्वा। और जयपुर नगर की नींव किस स्थान पर रखी गई थी, तो जोरावर सिंह गेट पर। इसके बाद हम बात करें तो जयपुर में हवा महल, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की क्लास का। हवा महल जयपुर में भी है, हवा महल कोटा में भी है। दूसरा हवा महल खेतड़ी महल को कहते हैं। जयपुर का हवा महल 5 मंजिल का है, 5 मंजिलों के अलग अलग नाम है, शरद या प्रताप मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। हवा महल की ऊंचाई लगभग 86 या 87 फीट। वास्तुकार लालचंद उस्ता। आकृति भगवान कृष्ण के मुकुट के समान। निर्माण के समय बालू, पत्थर और चूने का प्रयोग। खिड़कियों की संख्या 953, झरोकों की संख्या 365। अंतिम प्रवेश द्वार आनंद पोल, पहला प्रवेश द्वार शरद पोल। इसके बाद जलमहल जो जयपुर में निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया। जब सवाई जयसिंह ने अंतिम अश्वमेध यज्ञ किया, ध्यान रहे भारत के इतिहास का जो आखिरी अश्वमेध यज्ञ किया वो सवाई जयसिंह ने किया। और उस समय पंडित और पुरोहितों के रहने के लिए इस जलमहल को काम में लिया गया। जलमहल का निर्माण गर्भावती नदी के जल को रोककर करवाया गया। गर्भावती नदी के जल को रोककर मानसागर झील बनवाई गई और वर्तमान में इसी मानसागर झील में ये जलमहल बना हुआ है। लेकिन प्रश्न ये भी आता है कि बताओ राजस्थान का दूसरा जलमहल किसे कहते हैं, तो बाटाड़ू के कुएं को कहते हैं जो बाड़मेर में। इसी को रेगिस्तान का जलमहल भी कहते हैं। फिर उपनाम की चर्चा करने लग गए हम कि ताजमहल की संज्ञा कई इमारतों को देते हैं। राजस्थान का ताजमहल जसवंतड़ा जोधपुर,
जरूरी नहीं है कि ताजमहल पति पत्नी की याद में बनवाएगा, नहीं। राजस्थान का जो ताजमहल है जसवंतड़ा, एक पुत्र ने अपने पिता की याद में बनवा रखा है, सरदार सिंह ने जसवंत सिंह की याद में। दूसरा ताजमहल राई मलोद का थड़ा बाड़मेर, ये नहीं आए तो अबलीमणि का महल कोटा, लेकिन कर्नल टोड ने दूसरे ताजमहल की संज्ञा किसे दी, तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों को जो माउंट आबू सिरोही में है। और एक ताजमहल और था काठल का ताजमहल, जो काका साहब की दरगाह को कहते हैं, जो कहाँ विराजमान है, प्रतापगढ़ में। इसके बाद हमने बात की कि खजुराहो की, कि राजस्थान का जो खजुराहो हम कहते हैं वो किराड़ू बाड़मेर को कहते हैं। खजुराहो वो जगह है जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, जहाँ असंख्य मूर्तियों का भंडार है, जिनमें से कुछ टूटी फूटी हुई है, कुछ अश्लील मूर्तियाँ हैं। वैसी संज्ञा राजस्थान में जहाँ जहाँ देखने को मिलेगी उन्हें खजुराहो कहा जाएगा। मिनी खजुराहो बंड देवरा बारा, इसी को आड़ोती का खजुराहो भी कहेंगे। और मेवाड़ का जो खजुराहो कहते हैं जगत अंबिका मंदिर उदयपुर को। तो ये हमारी आज की क्लासें थी, जिनसे संबंधित बातें मैंने आपके सामने की थी। और इसी प्रकार एक एक क्लासों को ग्राम सेवक के सिलेबस के हिसाब से, प्रश्न के विवेचनात्मक तरीके से, टॉपिक के हिसाब से नहीं, क्योंकि टॉपिक के हिसाब से एक एक पढ़ेंगे तो बड़ा लंबा कार्यक्रम चल जाएगा। और अपन ने जो पैक तैयार किया है ये उस हिसाब से तैयार किया है कि कम समय में ग्राम सेवक की राजस्थान जी के आप बेहतर तरीके से पढ़ सको, केवल उन्हीं प्रश्नों को पढ़ सको जो परीक्षा में बार बार पूछे जाएंगे। तो ग्राम सेवक की तैयारी करने वाले कुलधरा एप्लीकेशन से जुड़े रहिए। इसी ऊर्जा उमंग जोश के साथ में अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कुलधरा।